हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय आपका। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, तीर्थराज पुष्कर की, जगत पिता ब्रह्मा जी की, सावित्री माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम तीर्थराज पुष्कर के आज द्वितीय तल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे साथी राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह रावत जी, माननीय अध्यक्ष धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार, और जिनके बोलने में मैं उनसे कह रहा था, ऐसा ये कह रहे हैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये राजस्थान के, मुझे तो लग रहा है कि उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है। श्री ओंकार सिंह लखावत जी और मेरे बहुत बरसों पुराने मित्र विराटनगर के माननीय विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, जिला कलेक्टर अजमेर, जिन्होंने काफी इस धर्मशाला के कामों को आगे बढ़ाने में बहुत सारा सहयोग किया है यहाँ पर, जैसा मुझे बताया गया, श्री लोकबंधु जी और कार्यक्रम के संयोजक। और सच में ये जो काम हो रहे हैं, इतना सारा निर्माण हो रहा है, इतनी सुविधाएं यहाँ पर जुट रही हैं, उसको जुटाने का काम, उसका संयोजन करना, लोगों को जोड़ना, जिनके विशेष प्रयासों से काम आगे बढ़ रहा है, ऐसे डॉक्टर एस.एस. तड़ागी जी उत्तराखंड से आज इस काम का विशेष समन्वय करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथी श्री राजेंद्र व्यास जी, एक बार खड़े हो जाइए आप। और सभी ऐसे महानुभाव जिन्होंने इस आश्रम के निर्माण में, धर्मशाला के निर्माण में अपना योगदान दिया है, और जिनको अभी हम सब के हाथों आपने सम्मानित करवाया, ऐसे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, प्रवासी सभी बंधु, मीडिया के सभी मित्र, और राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, यहाँ की अजमेर की पालिका प्रशासन, ये सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं तीर्थराज पुष्कर की इस पवित्र और तपोमयी भूमि पर विराजमान सृष्टि के आदि रचयिता, वेदों के प्रणेता भगवान ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं आज पुष्कर राज में उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का, जो यहाँ पर हैं और जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया है, और साथ में आज का ये विशेष कार्यक्रम जहाँ तड़ागी की और आप सब में से बहुत सारे लोग, हमने जो एक नवाचार शुरू किया है उत्तराखंड में, एक नया काम पूरे देश भर के प्रवासी भाई बहनों को एक दिन प्रवासी सम्मेलन करके हम उनको भी उनके पैतृक स्थानों से जोड़ने का काम कर रहे हैं।
और पिछले साल से हमने वो सम्मेलन शुरू किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि तड़ागी जी समेत पूरे देश भर के ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं वो हर वर्ष उस सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, अपने विचार रखते हैं। और मैं आज यहाँ राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, भारत सरकार के सचिव हैं श्री सुधांशु पंत जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी आज के कार्यक्रम को बनाने में एक सेतु की भूमिका के रूप में अपना योगदान दिया। और मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्हें भी यहाँ आना था और उन्होंने मुझे कहा था कि क्योंकि मेरा कार्यक्रम पहले तय हो चुका था इसलिए उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते या कोई, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप फिर कभी आप जब यहाँ आएंगे तो तब आ जाएंगे आपके प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पर हमारे सुरेश जी, ओंकार सिंह जी और सारे लोग यहाँ पर, कुलदीप जी भी आ गए हैं वहाँ से और अन्य हमारे जिलाधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से तीर्थराज पुष्कर की पवित्र भूमि में आप सबके बीच में एक बार फिर से यहाँ आने का, आप सबसे मिलने का और भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा महोदय स्तु तल्यो चान्योपसीति जलाशय तथा वे पुष्कर श्यापी समम तीर्थम विद्यते। यानी कि जैसे समुद्र के समान कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही तीर्थराज पुष्कर के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। जैसा अभी हमारे प्रजावत जी ने भी कहा, ओंकार सिंह जी ने, इनमें भी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की यज्ञस्थली और अनेकों ऋषि मुनियों की तपोभूमि पुष्कर तीर्थ को समस्त तीर्थों का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। पुष्कर केवल एक तीर्थ नहीं है बल्कि भारत की सनातन आध्यात्मिक जो संस्कृति है कि उसकी वो अनस्वर ज्योति है जो युगों युगों से मानवता, धर्म, तप, त्याग और सद्गुणों पर चलने की प्रेरणा देती है। चार धाम यात्रा का पुण्य भी, जैसा अभी यहाँ कुलदीप जी आप कह रहे थे, आप सुरेश जी कह रहे थे कि गंगा जी का स्नान करने का वो पुण्य या यात्रा वो तभी पूरी होती है। चार धाम यात्रा करने का भी पुण्य तभी पूर्ण माना जाता है जब तीर्थराज पुष्कर के पावन सरोवर में उसके बाद स्नान किया जाए। शायद पुष्कर राज की इसकी आध्यात्मिक महिमा और अलौकिक आभा से प्रभावित होकर मेरे पूज्य माता पिता ने भी शायद मेरा नाम पुष्कर रखा। मुझे इस समारोह में आमंत्रित कर इस दिव्य धरा को प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ के पूरे अजमेर ट्रस्ट के, हमारे तड़ागी जी का, समस्त पदाधिकारियों का और सभी आयोजन करने वालों का मैं और अपने सभी अजमेर वासियों का, हमारे उत्तराखंड के सभी प्रवासी भाई बहनों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबका भी बहुत साधुवाद करता हूं। मैं अपनी बेटियों का, जिन्होंने सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी उत्तराखंड की संस्कृति को, हमारा एक पिछोड़ा, हमारी ये जो नथ और गलोबंद, अब नए जो बच्चे हैं धीरे धीरे पहले इस हमारे पहनावे से, हमारी वेशभूषा से, हमारी संस्कृति से जो दूर जा रहे थे, अब फिर से वो अपनी संस्कृति की ओर वापस जा रहे हैं। और मैं केवल यहाँ नहीं, मैं ओंकार सिंह जी, मैं लंदन गया
आज से लगभग 2 साल पहले मैं दुबई गया, मैं अबू धाबी गया, और देश में तो जितने शहरों में मैं जाता हूं तो मुझे उत्तराखंड की जितनी बहनें मिलती हैं, जितनी बेटियां मिलती हैं, वो सच में, और बहुत सारे लोग, जैसे आज वो टोपी वाले देखे सब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये उत्तराखंड की संस्कृति के जीवंत उदाहरण है, ब्रांड एम्बेसडर है, जो उत्तराखंड की संस्कृति को आज पूरे विश्व के अंदर ले आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टोपी पहनी थी, आप सबको याद होगा, 26 जनवरी 2022 को, और उसके बाद ये टोपी भी आज पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान इस टोपी की बन गई है। मैं अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, बहनों को, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप सब देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और इस विरासत को बहुत सजाने का बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और यहां आकर मुझे आप सबके बीच में ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं राजस्थान में नहीं हूं। और अभी ओमकार सिंह जी बोल रहे थे तो जैसे एक पहाड़ी आदमी बोलता है एकदम ठेठ। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कि आप पता नहीं वहीं ज्यादा रहे हैं क्या पहले। और हमारे जो है सुरेश जी भी, कुलदीप जी भी, ये सब जितने सरल हैं, सीधे हैं, देखिए मंत्री हैं, विधायक हैं, लगता नहीं कि बिल्कुल जो है इनकी सरलता, इनकी सज्जनता, कोई दिखावा नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे सब उत्तराखंड के भाई बहन आप सबको पाकर, और ओमकार सिंह जी आप जैसे अभिभावकों को पाकर सच में ये लोग बहुत सुखी हैं यहाँ पर हर प्रकार से। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं आज अजमेर में नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो हमारी धर्मशाला बनी है यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थल के रूप में आश्रय देने का काम करेगी, बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आज चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा हो, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण होना हो, भव्य काशी दिव्य काशी बनना हो, महाकाल लोक उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या उत्तराखंड के अंदर ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, या सुदूरवर्ती क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा हुआ 17,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश के दर्शन करने जाना, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जाना हो, मुखवा हरसिल जहां गंगा मैया का मायका है उस स्थान पर जाना हो, या भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था उस अंतिम गांव को उसी गांव में जाकर भारत के पहले गांव की संख्या देना हो, यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज तेजी से बढ़ रहा है। और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, उसको सशक्त बनाने के साथ ही भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलानी हो, विश्व में मजबूती प्रदान करनी हो, वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव करना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत और उसकी संरक्षण के दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक ओर केदारखंड
और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए हम अनेकों कार्य कर रहे हैं। चार धामों के अनेक मार्ग नए बन गए हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग आज चार धाम आते हैं तो उनको अंतर महसूस होता है कि पहले किस प्रकार की सड़कें होती थी, पहले किस प्रकार की वहां सुविधाएं होती थी। हाँ, ये जरूर है, हमारे मीडिया के मित्र यहां पर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चार धाम की यात्रा ये कोई सामान्य यात्रा नहीं होती है, ये बहुत कठिन यात्रा होती है। लेकिन उस कठिन यात्रा को भी आसान बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं। और केदारनाथ जाने के लिए आज रोपवे का काम प्रारंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में जो यात्रा कई घंटों की होती है, दिनों की होती है, वो यात्रा कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगी। इसी प्रकार सिखों का जो हमारा बड़ा धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहब जो 3-4 दिनों की यात्रा होती है, वो यात्रा भी कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाया करेगी। और ऐसे लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, जिनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है, उनके लिए भी ये यात्रा आसान होने वाली है। चार धाम ऑल वेदर रोडें हो, चाहे दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड हो, उन सब ने आज जो लंबी दूरी है उसको बहुत कम समय का बना दिया है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी में अनेक घाट बनाए जाने का काम आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आप सब हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मां पूर्णागिरी के धाम शारदा जी पे जाते हैं, जहां हम गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार में बना रहे हैं। उसके साथ साथ शारदा जी के तट पर मां पूर्णागिरी के आंगन पर, जहां वर्ष भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है, जिसमें अध्यात्म में, हिंदू दर्शन पर, इन सब पर एक बड़ा शोध चलने वाला है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण भारत के जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो विकृत और घृणित मानसिकता है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, हमने उत्तराखंड में एक सख्त दंगारोधी कानून बनाकर अब दंगे का माहौल बनाने वाले, दंगे की राजनीति करने वाले और दंगे से सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी सबक सिखाने के लिए कठोर दंगारोधी कानून भी बनाया है। और अब कोई वहां दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस दंगे से हुए नुकसान की भरपाई की एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ ही हमने प्रदेश में इस पर भी रोक लगाई कि प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और एक प्रकार का लैंड जिहाद, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड वासियों को 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा का आम चुनाव हुआ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वचन दिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून, कोई किसी पंथ का होगा, किसी समाज का होगा, किसी वर्ग का होगा, सबके लिए उत्तराखंड में एक समान कानून हम लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है
कि देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन गया है जहां सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का निर्णय लिया है, समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी कबीलाई मानसिकता को पनपने देना, अलगाववादी के गतिविधियों का केंद्र बनाना, बल्कि ये हमारे यहाँ बिल्कुल किसी भी कीमत पर स्वीकार योग्य देवभूमि में नहीं है, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। हम बच्चों को नई शिक्षा के माध्यम से संस्कार और संस्कृति दोनों की ओर ले जाते हुए, नवाचार की ओर ले जाते हुए, नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को आज शिक्षा और संस्कार दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश के अंदर 250 से भी अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को भी हमने सील करने का काम किया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग हमारे धार्मिक स्थलों पर बेस बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे थे, इसलिए हमने उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे छदम बेशधारी जो धर्म के मार्ग पर आने वाले, धार्मिक लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले ऐसे छदम बेशधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से यह आग्रह करता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी रहें, जहां भी काम करें, अपने राज्य की संस्कृति और मातृभूमि की पहचान और अपने पूर्वजों की इस गौरवशाली परंपरा को सदैव गर्व के साथ आगे बढ़ाते रहें। बहुत कठिन परिस्थितियों में, जैसा अभी तड़ागी जी कह रहे थे कि 1936 में इसका शुरुआत हो गया, और सच में वहां का एक बड़ा चुनौतीपूर्ण इतिहास, कठिन परिस्थितियों में लोगों ने वहां से काम किया है। लेकिन मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोग जहां भी रहते हैं उन्होंने अपना एक मान बनाया है, सम्मान बनाया है, अपने ईमानदारी से, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से एक विशिष्ट पहचान भी उन्होंने बनाई है और देश की सेवा में हमेशा योगदान दिया है। आज देवभूमि उत्तराखंड का ऐसा कोई ही परिवार शायद होगा जिस परिवार का देश की सेना से कोई न कोई संबंध न हो। हर घर से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में, देश की किसी न किसी सीमा पर भारत की सुरक्षा के लिए योगदान दे रहा है। और बड़ी संख्या में, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश की आजादी के बाद जितने युद्ध हुए हैं, उत्तराखंड के वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कभी भी जो है किसी प्रकार की भी कोई पीछे हटने का काम नहीं किया है। हमेशा बढ़ चढ़कर उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दिया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक उत्तराखंडी, चाहे वो प्रदेश में रह रहा हो या देश दुनिया में किसी भी कोने में, अपनी निष्ठा, परिश्रम और संकल्प के साथ अपनी भूमिका निभाएगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ अभी तड़ागी जी ने जो यहाँ पर कहा है, चूंकि इतना बड़ा ये निस्वार्थ सेवा का काम है और सच में जो लोग यहाँ पुण्य की प्राप्ति के लिए आते हैं उनके रहने का प्रबंध, यहाँ पर ठहरने का प्रबंध, जो भी उन्होंने कहा लाइट एवं अन्य समस्या, उसके लिए जो 50 लाख रुपए की धनराशि कही वो तत्काल जोशी की कहीं होंगे तो तत्काल वो राशि जो है हमारी यहाँ
जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए पुष्कर राज की इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, अब इस विदा की सरस बेला को अत्यंत भावुक और पारंपरिक बना